बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स। इनसाइट से मैं इरफान मुखातब हूँ आपसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में हम वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी पे बात कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इससे पहले आप मेरे लेक्चर्स वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वो मौजूद है और वो आप देख सकते हैं। आज हम जो है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करने जा रहे हैं। अगर आप तक अभी तक आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको देख सकें। तो लिहाजा आज का हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद हो और हम किसी भी जगह पे उसकी फील्ड मालूम करना चाहें तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एक शीट है जो इनफाइनाइट शीट है, यानी कि दोनों एक्सिस जो है वो इन्फिनिटी तक फैले हुए हैं, उसका फैलाव इन्फिनिटी तक है, तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, उसकी अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है तो हम उसको रो एस से जाहिर करेंगे। आपने देखा होगा कि वॉल्यूम के अंदर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल कर रहे थे, इसी तरह सरफेस के अंदर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल करेंगे और लाइन में हम लाइन चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल करते थे और यूनिट भी उसी के मुताबिक हो जाती थी क्योंकि यहाँ सरफेस है, लिहाजा यहाँ पे कूलम पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसकी यूनिट होगी। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहाँ पे सरफेस चार्ज का ज़िक्र आता है या प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो हमारे पास जब भी जो है वो स्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन की बात आए या स्ट्रिप एंटीना की बात आए, तो स्ट्रिप एंटीना बेसिकली एक सरफेस होती है बिल्कुल, और जिसकी बहुत मामूली सी जो है वो हाइट होती है। तो लिहाजा उस स्ट्रिप के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर चार्जेस कैसे जो है वर्क करते हैं, हम फील्ड्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसी तरह आपके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं, वो भी बेसिकली प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर भी पैरेलल प्लेट्स होती हैं, वो 2 सरफेसेस होती हैं। तो उन सरफेसेस के दरमियान चार्जेस का क्या रिलेशन बनता है? तो ये दोनों ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि चार्ज जो है वो कंडक्टर्स के अंदर भी जब फ्लो करता है तो वो हमेशा सरफेस के ऊपर फ्लो करता है। चार्ज हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे होता है, ना कि उसके इनर साइड पे हो। तो लिहाजा इस वजह से जो हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी बनती है, उसको हम नाम भी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे करते हैं, क्योंकि चार्ज हम ये कहते हैं कि होता ही सारा सरफेस के ऊपर है। तो इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी के आने से हमारी ये जो फैमिली है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वो मुकम्मल हो जाती है। हमने पॉइंट चार्ज पे भी बात की है और पॉइंट चार्ज जो भी चार्ज होता है वो क्यू से ज़ाहिर होता है, क्यू चार्ज होता है। इसी तरह हमने लाइन चार्ज की भी बात की है, वो रो एल यानी लाइन चार्ज डेंसिटी से उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी को भी हमने पे भी बात की है और इसी तरह आज हम जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल में लाने जा रहे हैं, रो एस को। अब हम एक सिचुएशन यहाँ पे हमने क्रिएट की है और आप ये फिगर 2.8 देख सकते हैं और इस फिगर में हमने ये किया है कि हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें हमने जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो हमारे पास एक्स और वाई है और वर्टिकल हमारे पास जी कंपोनेंट है। तो हमने एक सरफेस ली है जो हमारे वाई जी कोऑर्डिनेट पे मौजूद है। यानी कि अगर आपके पास आपका जो कमरा है, अगर एक्स और वाई उसका फ्लोर है तो जी उसकी हाइट वॉल्स हैं। तो आपने बेसिकली जो वाई और जी वाली वॉल है उस पे आपने चार्ज लिया है और ये जो आपका चार्ज है वो पूरा एक शीट चार्ज है और ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है। ठीक है? यानी प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी वाई में भी और प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी जी में भी ये पूरा चार्ज जो है वो फैला हुआ है। तो लिहाजा अब हम फिर से जैसे हमने वॉल्यूम चार्ज लाइन चार्ज डेंसिटी में देखा था, यहाँ पे भी देखेंगे कि अगर चार्ज का इस तरह से फैलाव है तो चार्ज जो है उसका कौन कौन सा कंपोनेंट जो है वो मौजूद होगा या किस किस कंपोनेंट को वेरी करने से फर्क पड़ेगा। तो लिहाजा अगर सारी सरफेस के ऊपर चार्ज है तो आप Z की अगर बात करते हैं, फ़र्ज़ करें Z कंपोनेंट की, आप जितना मर्ज़ी ऊपर चले जाएँ, जितना मर्ज़ी नीचे चले जाएँ,
जी में कहीं पे भी आप हों, प्लस की किसी वैल्यू पे हों या माइनस की किसी वैल्यू पे हों, आपकी जो आपकी चार्ज डेंसिटी है, वो चार्ज है, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि आपने कहा है कि इन्फिनिटली इस सरफेस के ऊपर ये फैला हुआ है और है भी यूनिफॉर्म। सो जी के अलोंग मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे भी जाएंगे आपको सेम चार्ज मिलेगा। इसी तरह अलोंग वाई एक्सेस अगर आप मूव होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 10 यूनिट आगे चले जाएं, 10 यूनिट नेगेटिव में पीछे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, नो चेंज एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा जितना भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो सारे का सारा जो है वो एक्स से पड़ेगा। तो अब दूसरी तरफ अगर हम थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि हम जो है यहाँ पे एक डिफरेंशियल जो है वो जो है वो एक एलिमेंट लेते हैं। अब डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे कैसे ले रहे हैं? आपकी ये जितनी भी सरफेस है, अगर आप इस सारी सरफेस को पतली पतली स्लाइसिस में, स्ट्रिप्स में काट दें, यानी एक छोटी पट्टी इतनी बारीक हो कि जस्ट एक लाइन का जो है इम्पैक्ट दे, जैसे एक लाइन है। लिहाजा बहुत सारे लाइन चार्जेस जो हैं वो मिल के अगर हम उनको इंटीग्रेट करेंगे तो वो पूरी शीट चार्ज बन जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा एक वक्त में हमारे पास अभी ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे, वो स्ट्रिप बेसिकली एक डिफरेंशियल जो है आप कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ चार्ज है, क्योंकि वो बाकी सारे में से चुना गया है। एक छोटा सा हिस्सा बाकी सारे में से चुना गया, तो लिहाजा जब बहुत सारे में से कोई एक छोटा सा हिस्सा चुना जाता है, जैसे पूरे सर के बालों में से एक बाल चुना जाए, तो वो बेसिकली आप उसका एक डिफरेंशियल एलिमेंट कहलाता है। हाल ही अगर इस डिफरेंशियल एलिमेंट की चार्ज को देखा जाए, इसके हिसाब से बात की जाए, इसमें भी अगर आप जी कंपोनेंट में ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से नीचे ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस जी में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, ऊपर नीचे होने से कोई जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें कोई ये कहे कि मैं अगर राइट साइड पे 10 यूनिट आऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये चेंज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली चेंज होगा। अगर आप इस लाइन से जो है वो फर्ज करें 10 यूनिट राइट साइड पे खड़े, तो जूं जूं आप जाहिर है राइट साइड पे जाते जाएंगे तो इसकी जो चार्ज है, फील्ड है, वो कमजोर होती जाएगी, यानी चेंज जरूर आएगा। लेकिन मामला ये है कि अगर आप इससे 10 यूनिट राइट साइड पे खड़े हों और फिर इसी से 10 यूनिट लेफ्ट साइड पे भी सेम इंटेंसिटी का चार्ज नेगेटिव में होगा, तो लिहाजा ये कैंसल आउट होगा। यानी जो कुछ इसके राइट साइड पे मौजूद है उतना इसके लेफ्ट साइड पे मौजूद है और वो ऑपोजिट है, तो लिहाजा वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो लिहाजा अलोंग वाई एक्सिस जो है सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो जी में चेंज कुछ नहीं हो रहा, वाई में जो है वो सारा कैंसिल हो, एक दूसरे का बेसिकली काउंटर पार्ट आएगा और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी कि इसके राइट साइड पे जो चार्ज मौजूद है और जो इसके लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो लिहाजा अलोंग वाई भी नो मूवमेंट। लिहाजा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलोंग मतलब उसके अगर तीनों कंपोनेंट्स है ना कार्टेशियन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई है और उसका एक पार्ट ई एक्स है प्लस ई वाई है एंड देन प्लस ई जेड है, तो लिहाजा हम ई वाई और ई जेड को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ई एक्स कंपोनेंट को लेंगे। ठीक है, तो लिहाजा सिर्फ ई एक्स ही मौजूद है और हम ये कहेंगे ई एक्स ही मैटर करता है और ई एक्स के हिसाब से ही सारा चेंज आता है। और ई एक्स का मतलब क्या है कि अब ये जो लाइन चार्ज है, या ये पूरा सरफेस चार्ज हो या ये अकेले लाइन चार्ज की बात कर लें, इस सतह से हम जितने एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे, ये चार्ज कमजोर होता जाएगा, जितने इसके करीब जाएंगे वो स्ट्रांग होता जाएगा। यानी अलोंग एक्स एक्सिस, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये हम कहाँ खड़े हैं, कितनी यूनिट्स आगे खड़े हैं, कितनी यूनिट्स पीछे खड़े हैं, दैट मैटर्स। तो लिहाजा हम सिर्फ इसको एक्स कंपोनेंट को देखेंगे। तो लिहाजा अब ये जो सिचुएशन हमने यहाँ पे क्रिएट की है, इस सिचुएशन के अंदर हम एक्स में ही पी पॉइंट है और ये जो पी पॉइंट है ये इस ओरिजिन से x दूरी पे है, तो लिहाजा हम x पॉइंट पे, x एक्सिस के x पॉइंट पे जो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस पॉइंट पे p पे हम खड़े हैं और यहाँ खड़े होके हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये चार्ज जहाँ फील्ड महसूस करने जा रहे हैं कि फील्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये जो एक पतली पट्टी है, स्ट्रिप है, हम इसकी वजह से जो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से जो यहाँ फील्ड महसूस होगी, वो फील्ड डिफरेंशियल फील्ड होगी। हम ये डिफरेंशियल फील्ड महसूस करेंगे और फिर इस डिफरेंशियल को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें सारे सरफेस की फील्ड यहाँ पता चल जाएगी। हम उसका एक्सप्रेशन ड्रा कर लेंगे। हम सबसे पहले एक्सप्रेशन ड्रा करेंगे सिर्फ इस लाइन का। तो लिहाजा लाइन के एक्सप्रेशन को ड्रा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो लिहाजा हमारे पास ये जो लाइन है, इसके बारे में कहा गया कि ये बेसिकली एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है? और ये वही बात है कि डिफरेंशियल स्ट्रिप्स हैं छोटी-छोटी, ठीक है? और यही स्ट्रिप्स यहाँ दिखाई गई हैं। तो लिहाजा अब ये जो स्ट्रिप है, ये तो क्योंकि लाइन है, ये तो लाइन का बिल्कुल वो दे रही है तासुर। तो लिहाजा लाइन की तो जो चार्ज डेंसिटी है, वो तो लाइन चार्ज डेंसिटी है, वो तो रो एल है। तो लिहाजा हम उसका रिलेशन बनाएँगे रो एस से, क्योंकि ओवरऑल पूरी सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी है वो रो एस है और जो सिर्फ इस लाइन की चार्ज डेंसिटी है वो रो एल है। तो लिहाजा इसका जो एक्सप्रेशन है रो एल जो है वो इक्वल टू रो एस इंटू डी वाई प्राइम। तो डी वाई प्राइम क्या है? ये बेसिकली डी वाई प्राइम ये वो पट्टी की चौड़ाई है, ये उस पट्टी की चौड़ाई है। तो लिहाजा इस डिफरेंशियल जो विड्थ है इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने सरफेस को, तो हमारे पास सिर्फ ये लाइन चार्ज आ गया है। तो लिहाजा हम लाइन चार्ज डेंसिटी को किसी भी लाइन चार्ज डेंसिटी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो हमें पहले से पता है, अपने उससे पहले से मालूम किया हुआ है, हम उसको जो इस्तेमाल में लाएंगे। लिहाजा आपने ये याद रखना है कि रो एल जो हमारा जो एक्सप्रेशन है लाइन चार्ज डेंसिटी का, ठीक है, जो हमने इससे पहले ड्राइव किया हुआ है, उसके अंदर जो है जहां पे रो एल लिखा होता है वहां पे अब हम इस एक्सप्रेशन में रो एस डी वाई प्राइम जो है इसको चेंज कर लेंगे, आगे चल के देखेंगे हम चेंज करेंगे। दूसरा, अब यहाँ पे ये जो पोजीशन है इस लाइन चार्ज की, इस लाइन चार्ज की पोजीशन जो है वो ओरिजिन से y की y प्राइम डिस्टेंस पे है। तो लिहाजा ओरिजिन से ये y एक्सिस के अलोंग जो इसका ये फासला बनता है ये y प्राइम है, और हम जिस जगह पे मालूम करने जा रहे हैं फील्ड, ये ओरिजिन से x की दूरी है। तो लिहाजा जो फासला बनता है इस लाइन चार्ज का इस पॉइंट P का डायरेक्ट, ये बेसिकली एक ट्रायंगुलर बन जाएगी और ये फासला बेसिकली r है। अगर आप देखें गौर से तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल बन रही है जिसका बेसिकली एडजेसेंट जो है वो x है, जिसका जो अपोजिट जो है वो y प्राइम है, और इसका हाइपोटेनस क्या बन जाएगा r, और इसकी आप मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर अंडर रूट से मालूम कर सकते हैं। लिहाजा r बेसिकली इन दोनों का दरमियानी फासला है। तो लिहाजा हमारा जो कंट्रीब्यूशन है x का डिफरेंशियल विड्थ के लिए, ये क्या बनेगा? ये वही लाइन चार्ज का जो एक्सप्रेशन है हमने वही लिखा है। लाइन चार्ज का ये जो हमारा जो डिफरेंशियल इस जगह पे फील्ड होगी वो वही लाइन चार्ज वाली फील्ड होगी, क्योंकि ये बेसिकली हम एक लाइन चार्ज की फील्ड ही ले रहे हैं। तो लिहाजा लाइन चार्ज का एक्सप्रेशन पहले से ड्राइव कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो लिहाजा रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये एक्सप्रेशन है लाइन चार्ज का। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर दो वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे, एक रो एल की और एक आर की, ये वाली वैल्यू। तो लिहाजा अगर आप रो एल की ये वैल्यू जो है और आर की ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। अब बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है और इस मरहले को समझना है। मैं इस फिगर को एक और अंदाज में यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, इसी फिगर को, ताकि आप एक्सप्रेशन को मालूम करने के लिए थोड़ा सी और आपको आसानी मिले। तो यहाँ पे सिमिलर वही कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है? ये z एक्सिस है, y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। तो ये वो स्ट्रिप है जो बेसिकली y दूरी पे है, ये dy जो है वो विड्थ रखती है, ठीक है? और ये वो बेसिकली एक ट्रायंगल बन रही है जो कि P पॉइंट और लाइन चार्ज वाले इस पोजीशन और ओरिजिन के दरमियान में बन रही है, ठीक है? मजीद इसको वाज़े करते हैं, ये देखें इसकी जो बेस है, या आप किसके वो कह लें, आपकी जो एडजेसेंट है वो आप देख सकते हैं x, और इसी तरह आपके जो अपोजिट है वो y प्राइम, हाइपोटेनस आपका r आ गया, ठीक है? ये आपका ओरिजिन है। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे अगर इन वेक्टर्स को एक्सटेंड किया जाए, ये बेसिकली वो वेक्टर है जो कि बेसिकली x डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये वही x एक्सिस का वेक्टर है, और ये बेसिकली मैंने एक्सटेंड करवाया है उस वेक्टर को जो बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है, यानी इस लाइन की इस पॉइंट P की तरफ। तो लिहाजा अगर इसको आगे लेके चलें तो ये बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से महसूस होगा, इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे महसूस होगा,
उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपना यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने जा रहे हैं, क्या वो यही है, DE ये वाली है? हरगिज नहीं। यहाँ पे जो फील्ड हम मालूम करने जा रहे हैं, हमने ये पहले तय किया है कि हम सिर्फ x कंपोनेंट को मालूम करने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बाकी हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो लिहाजा इस बात को बड़े गौर से आपने समझना है। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है उसका सिर्फ x कंपोनेंट मालूम करना है, यानी हमने Ex मालूम करना है। और क्योंकि ये डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से है, तो लिहाजा ये डिफरेंशियल जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लिहाजा हमने DE मालूम करना है, और DE का असल में x कंपोनेंट मालूम करना है। सो हमें यहाँ पे DEx चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओरिजिनल E मौजूद है वो DE उसकी डायरेक्शन और है, और हमें बेसिकली उसका x वाला पार्ट चाहिए। तो लिहाजा हमें x वाला पार्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन हमने पहले यहाँ ड्रॉ किया है पीछे, अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं, तो ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये DE का एक्सप्रेशन है, ये x का एक्सप्रेशन नहीं है। तो लिहाजा हमें x का एक्सप्रेशन चाहिए। तो लिहाजा x का एक्सप्रेशन जो है वो हमें कैसे मिलेगा, अगर आप इसको इन दोनों को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे भी एक ऑपोजिट जो है वो एक ट्रायंगल बन रही है जो बिल्कुल इसके जैसी है। जैसा थीटा एंगल इसका है वैसा ही थीटा एंगल इसका है, लिहाजा ये दोनों सिमिलर हैं। और हमें यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है ये वाली इक्वेशन हमारे पास मौजूद है DE की, जिसकी ये डायरेक्शन है, हमें सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चाहिए जो अलोंग x है। लिहाजा DE का वो कंपोनेंट जो x के अलोंग है उसका नाम DEx है, और वो किसके इक्वल है, अगर आप ट्राइंगल के हिसाब से जाएं तो वो बेसिकली DE cos थीटा के इक्वल है। क्योंकि अगर आपने बेस को देखना है, आपने एडजेसेंट को देखना है, तो एडजेसेंट क्या है, वो तो आपका DE, यानी आपका जो ये कंपोनेंट है जो आपका हाइपोटेनस है उसके साथ cos थीटा लगा दें तो वो आपका ये वाला कंपोनेंट बन जाता है। तो लिहाजा हमने DE के साथ जब cos थीटा लिख देंगे तो हमारा ये x कंपोनेंट निकल आएगा। दैट इज अवर रिक्वायरमेंट। तभी मैंने कहा है कि DE एट पॉइंट P इज मेकिंग एंगल थीटा विद x। वो x के साथ थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, देखें। और लिहाजा x कंपोनेंट एंड द DE कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस विल बी, तो लिहाजा उसका एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो DEx होगा जो DE cos थीटा के इक्वल है। लिहाजा हमारे पास DE का एक्सप्रेशन है उसके साथ हम cos थीटा लिख देंगे तो हमारा ये मामला हल हो जाएगा। देखें अब हमारी इक्वेशन जो है वो DEx जो क्या बन गई है, बाकी वही जो DE की वैल्यू हमने लिखी है जो अभी पहले हमने ड्राइव किया और साथ में हमने cos थीटा लिख दिया है। लिहाजा अब आप इस चीज पे भी गौर करें, इस cos थीटा को भी हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। अगर ये जो ट्राइंगल है वो बिल्कुल ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे का जो है काउंटर पार्ट है, ये बिल्कुल सेम है, लिहाजा ये दोनों अगर सेम हैं तो इसका मतलब है कि आप इस ट्राइंगल को देखते हुए बता सकते हैं कि cos थीटा किसके इक्वल है। तो cos थीटा हमने पहले ही बोला है कि वो हाइपोटेनस ओवर एडजेसेंट के इक्वल है। हाइपोटेनस का क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। लें जी, बल्कि एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, मुझसे गलती हुई है। तो लिहाजा ये वैल्यू cos थीटा की हमने यहाँ इस इक्वेशन इस ट्राइंगल को देखते हुए हमने ये x यानी आपका ये एडजेसेंट ओवर आपका ये हाइपोटेनस, तो ये आपका cos थीटा बन गया है। तो लिहाजा ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये cos थीटा की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे यहाँ पे। ये लें, हमने cos थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ये दोनों सिमिलर वैल्यूज हैं, लिहाजा ये अंडर रूट इन दोनों का बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होके इक्वेशन इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगी। दोबारा इस इक्वेशन को ले आते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास उस पॉइंट
ई के ऊपर उस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से जो डिफरेंशियल फील्ड हमें पता चली है एक्स लॉन्ग एक्स एक्सिस, वो यही एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम पूरी सरफेस का जो है वो चार्ज मालूम करें या पूरी सरफेस की वजह से जो फील्ड है वो मालूम करें, तो हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और अलोंग वाई हम माइनस माइनस इन्फिनिटी टू लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे और सारा करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जाहिर है, तो इंटीग्रेट करने से तमाम स्ट्रिप्स मिलाएंगे, जब मिलेंगे तो वो मिलके पूरी होल सरफेस बन जाएंगी और हम इधर से जो डी है वो जब डी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ई एक्स रह जाएगा और इधर हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिहाजा यही काम हम करने जा रहे हैं। हमने अब इसको डी ई एक्स जो है वो ई एक्स में बदल गया है और हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अलोंग वाई प्राइम। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या किया, हमने कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर ले आए। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए और वेरिएबल्स को हम अंदर ले आए। अब हमने बेसिकली इसको सॉल्व करना है और हम इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें रिप्लेस कर देंगे जो है वो u को लेके आ रहे हैं और y प्राइम ओवर x को हमने u बोला है, तो लिहाजा y प्राइम जो है वो u x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस हिसाब से अगर हम फिर इनकी जो है वो डेरिवेटिव्स लें तो du जो है वो इक्वल टू dy प्राइम ओवर x हो जाएगा। यहाँ से हमें dy प्राइम की वैल्यू भी मिल गई है। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। dy प्राइम की जगह हमने क्या लिख देना है, x du लिख देना है और y प्राइम स्क्वेयर की जगह हमने क्या कर देना है, u स्क्वेयर x स्क्वेयर कर देना है। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, और हमने ये वैल्यूज दोनों पुट कर दी हैं। यहाँ हमें देखें, यहाँ ऊपर भी x है और ये 7x है, ये x स्क्वेयर हो जाएगा। नीचे इधर भी x स्क्वेयर है, इधर भी x स्क्वेयर है, तो हमें मौका है हम इस x स्क्वेयर को यहाँ बाहर लाएं और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर आप जो है इंटीग्रल जो है वो टेबल्स, इंटीग्रेशन के टेबल्स को देखें तो उसके मुताबिक इसकी जो डिफरेंस जो इंटीग्रेशन बनती है वो बेसिकली टेन इनवर्स u बनती है, टेन इनवर्स u। तो लिहाजा टेन इनवर्स u क्या है, u बेसिकली क्या वैल्यू थी हमें पहले ही अंदाजा है, तो u बेसिकली y प्राइम ओवर x था। तो लिहाजा u में वापस हम वो उसकी पुरानी वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुरानी वैल्यू जब u की पुट करेंगे तो वो y प्राइम ओवर x, ये हम एक एक्सप्रेशन तक पहुंच गए। अब हमने बेसिकली इन लिमिट्स को इसमें डालना है। लिहाजा इन लिमिट्स को डालने का मतलब जो है ये बड़ा ट्रिकी है और इसको आपने समझना है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो थीटा एंगल है, ठीक है, ये बेसिकली जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये एक्चुअली टेन इनवर्स y प्राइम ओवर x बेसिकली थीटा एंगल है। ठीक है, और ये एंगल किस का है, ये बेसिकली ये दो लेग्स हैं। आप देख सकते हैं y प्राइम क्या है, y प्राइम बेसिकली ये वाली विड्थ है, नीचे x जो है वो ये वाला फासला है। तो हम बेसिकली ये जो थीटा एंगल है, हम इस थीटा एंगल को देखने जा रहे हैं कि किस वैल्यू पे, किस एंगल पे जो है y प्राइम जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा और y प्राइम जो है माइनस इन्फिनिटी होने पे थीटा क्या आएगा। बेसिकली हमें वो दोनों थीटा एंगल्स मालूम करने हैं। यहाँ पे लिमिट पुट करने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, यानी y प्राइम इन्फिनिटी हो जाए। यहाँ इस तस्वीर को आप गौर से देखें, अगर ये y प्राइम जो है अभी वो इतनी विड्थ रखता है तो लिहाजा ये वाला एंगल, अब ये x एक्सिस ये नहीं बदलेगा, ये फिक्स है, राइट। x एक्सिस जो है ये फिक्स है। जब ये पॉइंट ओरिजिन तो फिक्स है, जब ये वाला पॉइंट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो आप खुद सोचें ये एंगल जो है ये और बड़ा होता जाएगा और ये लेग खुलती जाएगी और ये एंगल बड़ा होता जाएगा। जब ये पॉइंट चलते चलते प्लस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, उस वक्त ये जो एंगल है ये एंगल अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और इसका मैक्सिमम पता है क्या होगा, वो 90 का एंगल हो जाएगा। लिहाजा ये जो यहाँ पे ये वाली लेग है ये इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, यानी ये इतना आगे जाएगा, इतना ये ओपन होगा कि ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो ये 90 का एंगल बनाएगा। तो रेडियन में 90 का एंगल मतलब पाई बाई 2। इसका मतलब है कि जब वैल्यू थीटा की पाई बाई 2 होगी
तब y प्राइम इंफिनिटी पे पहुंचा होगा। इसी तरह ऑपोजिट बात कर लें, y प्राइम माइनस इंफिनिटी यानी ये लेग लेफ्ट साइड पे मूव होना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली y प्राइम जब माइनस इंफिनिटी पे पहुंचेगा तब ये वाला एंगल इधर माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा। तो लिहाजा हम इस तरह से ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, यानी कि इंफिनिटी के लिए पाई बाय 2 माइनस दूसरी वैल्यू जो पुट करेंगे वो माइनस पाई बाय 2, तो लिहाजा ये प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली हाफ पाई प्लस हाफ पाई एक पाई के इक्वल हो जाएगा। लिहाजा पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है ई एक्स वो क्या है, रो एस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये अब जो भी हमें फील्ड महसूस हो रही है, हमने तो ये कहा था कि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हैं, यानी जो वॉल है हम वॉल के समझें, अगर आपके सामने दीवार है, ठीक है, और आप दीवार के आप यानी शिमाल में खड़े हैं, ठीक है, दीवार आपके जनूब में है, तो लिहाजा दीवार का एक दूसरा रुख भी तो होता है, उसकी परली साइड भी तो होती है। तो लिहाजा अगर वो पूरी दीवार जो है वो पूरी शीट ही चार्ज की है, तो लिहाजा अगर उसके शिमाल में आपको ये चार्ज महसूस होता है तो वहां जनूब में खड़े बंदे को ये चार्ज महसूस होगा, यानी आपके हिसाब से जनूब की तरफ चार्ज ये होगा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा वहां अवे, क्योंकि लाइंस फोर्स की पॉजिटिव चार्ज से अवे निकल रही होती हैं। लिहाजा अगर आपकी तरफ जो वेव्स आ रही हैं या जो बीम्स आ रही हैं वो अगर पॉजिटिव है तो वो जो सरफेस की दूसरी तरफ जा रही है वो फिर डेफिनेटली नेगेटिव हो जाती है। तो लिहाजा दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि नॉर्मल टू द सरफेस ये जो है बाहर निकल रही होती है। तो लिहाजा हम इनके लिए एक्सप्रेशन जो है एक यूनिट वेक्टर अगर ड्रा कर दें तो ये ए एन होगा, यानी फील्ड्स की जो भी लाइंस होती हैं वो उस सरफेस से नॉर्मल निकल रही होती है। लिहाजा हम इसको अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में शो करें, ठीक है, तो वेक्टर बेसिकली वेक्टर के अंदर एक ही कंपोनेंट है वो, और वो तो एक्स है, उसी के लिए एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है। तो लिहाजा वेक्टर में ये उसकी मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। जिस सरफेस की ये फील्ड है वो सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करें तो वो नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर होगा वही बेसिकली इस वेक्टर का फील्ड का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे हम उस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने में अब कामयाब हो गए। अब हम इस एक्सप्रेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है इसको देख के आपको क्या महसूस होता है, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग किस्म की रिजल्ट बता रहा है। और सरप्राइजिंग किस्म का रिजल्ट कुछ ऐसे है कि आप ये देखें कि इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल ही कोई नहीं है, यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो तो किसी भी शीट की फिक्स हो गई, लिहाजा एप्सिलॉन भी एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है ही कोई नहीं। जब इसमें वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब है कि किसी भी कंपोनेंट के अलोंग या किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करें फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इनफिनाइट शीट है, राइट, अगर आपके पास एक इनफिनाइट शीट है, शीट ऑफ चार्ज है, तो आप उस शीट से बेशक आप उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो आपको जो फील्ड उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे महसूस होती है, आप उससे 1,00,000 किलोमीटर भी दूर चले जाएं, आपको वहां पे भी वही फील्ड महसूस होगी। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, यानी जो फील्ड आपको 1 फुट के फासले पे महसूस हो रही है, 1,000 किलोमीटर पे भी आपको वही फील्ड महसूस होती है उससे दूर जाने, यानी दूर जाने का फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ कोई ऐसा वेरिएबल ही नहीं है। तो ये बात बहुत ही जो है वो दिलचस्प है। और इसको अगर एक दूसरे पहलू से हम देखें, वो ऐसे हो सकता है कि हमारे पास इमेजिन करें कि एक ऐसी 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 रोशनी है, ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसी शीट है रोशनी की, ठीक, और वो इन्फिनाइटली जो है वो बड़ी है, ठीक, तो अगर आप उससे जितना मर्जी दूर चले जाएं तो रोशनी कम नहीं होगी। हालांकि क्या होता है कि आप अमूमन किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के जब करीब जाते हैं तो रोशनी ज्यादा आपको वहां पे महसूस होती है और जितना आप उससे दूर जाते हैं तो रोशनी कम होती जाती है। लेकिन इस सरफेस से आप जितना दूर चले जाएं रोशनी में कोई कमी नहीं है। फर्ज करें एक बहुत बड़ा कमरा है और उस बड़े कमरे के अंदर जो है आपकी पूरा छत जो है वो रोशन है, पूरा छत ही इस तरह से कोई यूनिफॉर्मली रोशन है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप उस छत के बिल्कुल 2 सेंटीमीटर करीब जाके रोशनी चेक कर लें या दूर फर्श पे देख लें, रोशनी हर जगह बराबर है। तो ये काफी जो है वो एक दिलचस्प बात है, ठीक है। लेकिन क्या होता है
लेकिन एक्चुअली ऐसा होता क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे पास ऐसी इनफाइनाइट शीट होती ही नहीं है। क्यों? जब हमारे पास इनफाइनाइट शीट नहीं होती, ठीक है, तो जितनी मर्जी भी हम ये बड़ी सरफेस ले लें, आखिर जब हम उससे दूर जाते हैं, जब हम उसके करीब होते हैं तो हमें वो सरफेस लगती है, ठीक है, लेकिन जब हम उससे दूर चले जाते हैं, वो सरफेस सरफेस नहीं बल्कि एक पॉइंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर उसका बिहेवियर पॉइंट की तरह हो जाता है। लिहाजा पॉइंट का बिहेवियर ऐसे ही है कि जैसे आप उससे दूर होंगे तो रोशनी कम हो जाएगी। देखें, जमीन है, तो आप जब हम जमीन पे जब होते हैं तो हमें जमीन फ्लैट लगती है, जैसे हमें एक सरफेस लगती है। हमें कभी भी इस पे रहते हुए कभी भी नहीं महसूस होता कि ये स्फीयर है। हमें लगता है जैसे एक सरफेस ही है, एक सतह ही है बस, ठीक है, ऊंची नीची है लेकिन एक सरफेस है, ठीक है। लेकिन आप देखें, जब हम इससे पे बैठ के इससे दूर जाते हैं, जैसे सियारों पे रॉकेट्स पे बैठ के जब इससे दूर हटते हैं, वो कैमरे लेके जाते हैं, वो जो जो अब कैमरा बहुत दूर जाता है, देखें जब हम इससे दूर जाते हैं तो आखिर वो एक हमें पता चलता है कि तो एक बॉल है, और जब आप हमसे बहुत दूर चले जाते हैं तो वो जैसे एक नुक्ता ही रह जाता है। तो इस तरह से क्या है कि यानी वो क्योंकि फाइनाइट होती है, बहरहाल आखिर आप उससे दूर जाएंगे वो एक जगह बन के एक डॉट बन ही जाएगा। लेकिन अगर वो इनफाइनाइट हो, आप इससे जितना मर्जी दूर जाएंगे वो कभी डॉट नहीं बनेगी। लिहाजा आपको एक जैसी ही फील्ड महसूस होगी। अगर वो सोर्स ऑफ लाइट है तो एक जैसी लाइट महसूस होगी। तो लिहाजा हम जो है वो एक क्या कह सकते हैं, इस तरह की लाइट जो है अगर हम अचीव कर सकें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इनफिनाइट चीज को अचीव करना जो है ना वो काफी मुश्किल है। एक दूसरी सिचुएशन को यहाँ लेके आते हैं और ये बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, और इस प्रैक्टिकल सिचुएशन का हमें कैपेसिटर्स के अंदर एक बड़ा जो है ना वो उसका एक इस्तेमाल है। वो ये है कि हमने ये इमेजिन किया था कि हमारी जो वो शीट है, वो शीट z इज इक्वल टू 0 पे है, यानी एक्सक्यूज मी, वाई एक्सिस पे वो शीट थी हमारी, और हम कहाँ खड़े थे, हम z एक्सिस में पॉइंट P पे खड़े थे। फर्ज करें वो जो शीट है वो वहीं पे 0 पे है, z इज इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। और आप एक और शीट वहां ले आए, मुकाबले में एक और सेम चार्ज की शीट ले आए, और उस सेम शीट को आप फर्ज करें x के अलोंग a पोजीशन पे रखते हैं। मिसाल के तौर पर ये a की वैल्यू मैं कहता हूं 5 फुट है, ठीक है। पहली शीट आपने 0 फुट पे रखी, यानी 0 पे रख दी है। दूसरी शीट आपने उससे 5 फुट के फासले पे रख दी है, ठीक, यानी x में a पोजीशन पे आपने रख दी है। तो लिहाजा x इज इक्वल टू a पे आपने एक और शीट रखी है, और वो जो x इज इक्वल टू a पे जो शीट मौजूद है उसका चार्ज जो है वो नेगेटिव है, यानी पहले वाली जो शीट थी उसकी निस्बत इसका चार्ज जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो लिहाजा वो चार्ज अगर पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव है। तो लिहाजा आपने ये इमेजिन करना है कि जो पॉजिटिव शीट होती है उसकी दोनों अतराफ में जो फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, और जो नेगेटिव शीट होती है उसके दोनों तरफ में फील्ड लाइंस उसके अंदर जो है अंदर की तरफ जा रही होती है। तो लिहाजा अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास दो शीट्स हैं, एक शीट जो पोजीशन 0 पे है यानी x इज इक्वल टू 0 पे है, और उसमें से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। दूसरी शीट x इज इक्वल टू 5 यानी a पोजीशन पे है, और उसकी लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं। अब आप उन दोनों के इफेक्ट को देखना चाहते हैं। लिहाजा अगर आप उन दोनों के इफेक्ट को महसूस करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट इस बात ये बात इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ खड़े हैं। इधर आप एक्स की उस पोजीशन नंबर 5 से और पीछे खड़े, यानी आप 6 7 8 9 10 पे खड़े, उस पोजीशन पे खड़े होके देखेंगे तो वो दोनों शीट्स का इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ेगा। इन दोनों शीट्स की परली तरफ चले जाएं, यानी नेगेटिव आप चले जाएं, लेस देन 0x पे चले जाएं, x की नेगेटिव साइड पे चले जाएं, तो यानी इन दोनों दीवारों से परे चले जाएं, तो वहां से ये दोनों आपको कैसी महसूस होंगी। और तीसरी सिचुएशन, अगर आप इन दोनों के दरमियान में आ जाए तो आपको क्या महसूस होगा। हम इस चीज को देखते हैं। पहली सिचुएशन यह है कि हम इन दोनों से और पीछे खड़े हैं, यानी हम ग्रेटर देन ए पोजीशन पे हैं, x इज इक्वल टू यानी 5 से हम और दूर खड़े हैं। दोनों शीट्स हमारे सामने हैं, लिहाजा जो पहली शीट है जो 0 पे है वो क्योंकि पॉजिटिव शीट है तो उसके लिए एक्सप्रेशन वही होगा हमारे लिए, ठीक है। और यूनिट वेक्टर x के अलोंग है, क्योंकि वो x के अलोंग ही फील्ड महसूस हो रही है हमें। तो जो नेगेटिव शीट है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा।
तो लिहाजा पहली शीट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, दोनों का मिला के इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? 0। दोनों का इफेक्ट हम तक जो पहुंचेगा वो 0 होगा। तो लिहाजा सब कैंसिल हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि हम दोनों दीवारों से परली तरफ चले जाएं। परली तरफ जब हम जाएंगे तो वहां पे पॉजिटिव वाली जो शीट है वो हमें नेगेटिव महसूस होगी, क्योंकि वो उस तरफ से नेगेटिव है। इसी तरह जो इधर नेगेटिव वाली शीट थी वो उधर पॉजिटिव लगेगी। अगेन बात तो वही ठहरेगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव के, लेकिन है तो दोनों ऑपोजिट एंड इक्वल, लिहाजा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब तीसरी सिचुएशन है कि आप बेसिकली इन दोनों शीट्स के दरमियान में खड़े हैं, यानी 0 और इस A या 5 पोजीशन से दरमियान में खड़े हैं। जब आप दरमियान में खड़े हैं तो पॉजिटिव वाली शीट आपको पॉजिटिव ही लगेगी, क्योंकि आप उसकी पॉजिटिव साइड पे खड़े हैं। लेकिन नेगेटिव वाली शीट भी आपको पॉजिटिव लगेगी, क्योंकि आप उसकी परली साइड पे खड़े हैं। लिहाजा ये दोनों का इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। जब ये डबल हो जाएगा तो ये 2 2 से कट जाएगा, लिहाजा इसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो रो एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। लिहाजा ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है। बिल्कुल हमारा जो आपके पास पैरेलल प्लेट एयर, जो आपके पास कैपेसिटर होता है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक आपका एयर है फर्ज करें, तो ये जो कैपेसिटर है इसकी भी 2 प्लेट्स होती हैं और इसकी 2 प्लेट, दोनों प्लेट्स जो हैं वो भी एक सरफेस हैं। दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होता है और ऑपोजिट होता है। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैपेसिटर के दरमियान में कहीं भी दोनों प्लेट्स के दरमियान में फील्ड को देखेंगे, वो फील्ड क्या हो जाएगी? वो ऐड हो जाएगी दोनों की। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट्स के दरमियान में चार्ज ऐड हो जाएगा, लेकिन प्लेट्स के बाहर यानी किसी भी शक्ल, किसी भी यानी दोनों प्लेट्स के एक तरफ चले जाएं या दोनों प्लेट्स की दूसरी तरफ चले जाएं, बाहर की तरफ जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेशन के मुताबिक आइडियली जो है 0 चार्ज होना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि 0 तो नहीं होता लेकिन नेग्लिजिबल होता है, यानी काफी कम, यानी ना होने के बराबर ये चार्ज यहाँ पे पाया जाता है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है। तो लिहाजा गॉसियन में भी ऐसा ही है कि अगर आपके पास जो है वो चार्जेस, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस किसी जगह मौजूद हों, ठीक है, तो उन दोनों का इफेक्ट जो है बेसिकली 0 हो जाता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ये ड्रिल्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये आपने ड्रिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इन आंसर से मैच करना है। अगर मैच हो जाए तो उसका मतलब है आपने ठीक सॉल्व किया है, और अगेन अगेन ट्राई करें अगर नहीं होता, और अगर फिर भी मसला हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स करें, मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है वो शेयर कर दूंगा। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पेज को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।